को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है। देखिए स्थूलगामक कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल का यहाँ पर आपसे उदाहरण पूछ रखा है। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है, जिसमें कि हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। जैसे कि जब हम दौड़ते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारी पैर की मसल्स होती हैं हम उनका यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो वहाँ पर जो हमारी आर्म्स जो भुजाओं की मसल्स होती हैं हम उनका यूज करते हैं। तो ये क्या हो गई, ये हमारी बड़ी मसल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बारे में आपसे यहाँ पर पूछ रखा है कि स्थूल गामक कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है चित्र बनाना। चित्र बनाने में क्या करेंगे, आप अपनी फाइन मोटर स्किल का यूज करेंगे। फाइन मोटर स्किल क्या होती है आपकी, जिसमें कि आप किसी कार्य को करने के लिए अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि जो हमारी फिंगर्स होती हैं। ठीक है, जब आप पेंटिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, तो वो किसका उदाहरण हो जाएंगे, फाइन मोटर स्किल का। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमसे स्थूल गामक कौशल पूछा है। ठीक है, सूक्ष्म नहीं पूछा है, इसका नाम ही है फाइन यानी कि सूक्ष्म गति कौशल। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है सुई पकड़ना। तो जब आप सुई पकड़ते तो अपनी उसमें फिंगर्स का यूज करते, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल का। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर। तेज चलना, देखिए जब आप चलते हैं तो वहाँ पर आपकी जो बड़ी मसल्स होती है, जो पैरों की मसल्स होती है उनका यूज करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गामक कौशल का। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। धागे में मोती पिरोना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फाइन मोटर स्किल के, क्योंकि आप इसमें अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सेकेंड फोर्थ और फर्स्ट किसका एग्जाम्पल था, फाइन मोटर स्किल का यानी कि सूक्ष्म गति कौशल का। और जो आपसे पूछा था स्थूल गामक कौशल, उसका उदाहरण क्या है, तेज चलना। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ होता है। देखिए जो अधोगामी सिद्धांत है, ठीक है, यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत, वो क्या कहता है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक है, सेंटर टू पेरिफेरा, यानी कि पहले जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसका विकास होता है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा हृदय होता है उसका विकास होता है, उसके बाद बाकी के अंगों का विकास होता है। यानी जो हमारी बॉडी का सेंटर पार्ट है वहाँ से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और उसके बाद में जो हमारी बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है, यानी केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, केंद्र से बाहर। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आपका दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जटिल से सरल ये नहीं होगा आपका। यहाँ पर सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है, ये विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है, विकास का सेफ्लोकॉर्डल सिद्धांत कहता है, शीर्षगामी सिद्धांत कहता है। वो क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो सिर से पैर की तरफ होता है। बट यहाँ पर हमसे अधोगामी सिद्धांत के बारे में पूछ रखा था, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट ये भी नहीं होगा क्योंकि हमसे अधोगामी पूछ रखा है, तो ये यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। अब देखिए जो सामाजिकरण होता है इसके दो कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीय कारक। ठीक है, अब प्राथमिक कारक क्या होता है, जहाँ से बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी कहाँ से, परिवार से, क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, अपने माता पिता भाई बहन के साथ में इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है। ठीक है, वहाँ से उसका सामाजिकरण होता है। उसके बाद बच्चा कहाँ पर जाता है, विद्यालय जाता है। ठीक है, मीडिया से चीज़ों को सीखता है, तो परिवार के बाद बच्चा विद्यालय जा रहा है, परिवार के बाद बच्चा समाज से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले वो परिवार से ही तो सामाजिकरण की प्रक्रिया सीख रहा है। तो जो जो परिवार होता है वो क्या होता है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है, मुख्य एजेंसी होती है। इसके बाद में द्वितीय कारक क्या होता है, जैसे कि हमारे विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, सामाजिकरण के द्वितीय कारक होते हैं। तो यहाँ पर हमसे वही पूछ रखा है, द्वितीय कारक। ठीक है, अब देखिए माता पिता तो होंगे नहीं क्योंकि माता पिता किसके अंदर आ जाएंगे, फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर। ठीक है, तो ये सामाजिकरण के प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएंगे। तो डी ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। अब देखिए इसमें भी डी दे रखा है, इसमें भी डी दे रखा है और इसमें भी डी दे रखा है, तो हमें सिंपल से पता चल गया हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए बी और सी। ठीक है, यानी विद्यालय,
विद्यालय क्या है, सामाजिक ऋण का द्वितीय कारक, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद विद्यालय से चीज़ों को सीखता है। किताबें भी हो गई हमारी, ठीक है, तो इनसे भी हमारा सामाजिक ऋण होता है, क्योंकि हम इनको रीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऑथर होते हैं उनके थॉट को पढ़ते हैं, विचार को पढ़ते हैं, तो इनसे भी हमारा सामाजिक ऋण होता है। और ये क्या होती है, सामाजिक ऋण के द्वितीय कारक हैं, ठीक है। मीडिया, मीडिया से भी हम बहुत सारी, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे कभी कभी जो कार्टून देखते हैं उसी की तरह जो है चीज़ें वो करने लगते हैं, ठीक है, उन्हीं की तरह लैंग्वेज बोलेंगे वो, तो वो क्या कर रहे हैं, मीडिया से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी बच्चे का सामाजिक ऋण होता है। तो ये तीनों ही बातें आपकी सही है। और ये किसके कारण है, द्वितीय कारक है, सामाजिक ऋण के सेकेंडरी एजेंसी है, गौड़ वाहक है, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पित निम्नात्मक सोच विकसित हो जाता है। देखिए, जो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कराई है उसमें मैंने एक जीन पियाजे से रिलेटेड कंप्लीट जो है वीडियो बनाई हुई है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कराती ही रहती हूँ, और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो जीन पियाजे थे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है। इनकी जो पहली अवस्था है वो क्या है, संवेदीय गामक या फिर इंद्रिय गामक अवस्था भी आप इसको कह सकते हैं। इस इंग्लिश में आपको एक ही नाम देखने को मिलेगा, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। यानी जो बच्चा होता है इसमें क्या करता है, जो सेंसेज होते हैं, जो उसके 5 सेंसेज होते हैं, ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, उनका यूज करके चीज़ों को सीखता है, चीज़ों के बारे में जानता है, ठीक है। इसमें जो बच्चा होता है वो कितने साल का होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी अवस्था इन्होंने बताई वो क्या बताई, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से 7 साल का होता है, ठीक है। और जो इन्होंने थर्ड स्टेज बताई यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बताई, इसमें जो बच्चा होता है वो कितने साल का होता है, 7 से 11 साल तक का होता है। और जो लास्ट स्टेज इन्होंने बताई, इसमें जो बच्चा होता है वो 11 एवं यानी 11 से 15 साल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ठीक है। और बच्चा क्या कर रहा है, संक्रियाओं पर क्रियाएं, यानी जो चीज़ें प्रकृति में अमूर्त हैं, जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं हो, उसके बारे में भी बच्चा क्या कर पा रहा है, थिंकिंग कर पा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क होते हैं, नियम वगैरह होते हैं, उनको सॉल्व कर रहा है, प्रूव करने लग रहा है, ठीक है। तो ये किस स्टेज में आ जाएगा, बच्चा पियाजे की 4th स्टेज में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब करता है बच्चा, जब पियाजे की 4th स्टेज में रहता है। यहाँ पर देखिए दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, हिंदी में आपको जो है अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पर आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था लिख रखा रहेगा, कहीं पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में एक ही मिलेगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। जब भी परिकल्पित निम्नात्मक तर्क की बात हो तो आप जो है पियाजे की 4th स्टेज के साथ में जाइएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया, सीखने के लिए तत्परता। देखिए हिंदी में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो जब भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो तो आप इंग्लिश वाले पोर्शन की तरफ जरूर देख लीजिएगा। देखिए नकारात्मक पुनर्वर्णन तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि पुनर्वर्णन रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है, स्किनर करते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं है। कार्यात्मक स्थिरता की बात जीन पियाजे नहीं करते, ठीक है, ये तो एक्टिव मानते हैं बच्चे को, ठीक है, स्थिर नहीं मानते। प्रतियोगी भावना, इसकी भी बात जो है जीन पियाजे नहीं करेंगे, बच्चों में कंपटीशन की भावना नहीं पैदा करनी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक तरीके से यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, सीखने के लिए तत्पर, यानी बच्चा क्या है, सीखने के लिए एक्टिव है, सक्रिय है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर एक्टिव दे रखा है, बट हिंदी में देखिए वर्ड चेंज कर रखा है, तत्परता दे रखा है। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो थॉर्नडाइक कहते हैं, बट थॉर्नडाइक से यहाँ पर नहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर जो है सिंपल सा दे रखा है, बच्चा क्या है, सीखने के लिए एक्टिव है, सक्रिय है, ठीक है, यही बात जीन पियाजे कहते हैं। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है, ठीक है। अमरजीत कोई लड़की भी हो सकती है और कोई लड़का भी हो सकता है, नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत
इस समय किस अवस्था में। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे जिन्होंने कि मोरल डेवलपमेंट का जो है सिद्धांत दिया, थ्योरी दिया नैतिक विकास का, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए हैं, ठीक है, 3 लेवल बताएं और जो है स्टेज कितनी बताई, अवस्थाएं कितनी बताई, 6 अवस्थाएं बताई। अब देखिए जो बच्चा सेकंड वाले लेवल पे रहेगा यानी कन्वेंशनल लेवल पे रहेगा, ठीक है, उसके अंदर एक तो जो पहली स्टेज है वह है आज्ञाकारिता, सॉरी ये वाली नहीं है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, ठीक है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की है। और दूसरी क्या स्टेज है, कानून और व्यवस्था उन्मुखी, ठीक है, मैं कन्वेंशनल स्टेज की बात कन्वेंशनल लेवल की बात कर रही हूँ, सेकेंड वाले लेवल की, उसमें 2 स्टेज है, ठीक है, हर लेवल में इन्होंने 2-2 स्टेज बताई है। तो यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन की तो बात हो नहीं रही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दंड और आज्ञाकारिता की तो बात नहीं हो रही है, ठीक है। यांत्रिक उद्देश्य उन्मुख क्या होता है, टिक फॉर टैग, जैसे को तैसा, ठीक है, जैसे कि अगर किसी बच्चे ने किसी बच्चे की कलम तोड़ दी तो वो बच्चा उसके लिए टिफ़िन खा जाएगा, ठीक है। तो इसमें बच्चे की जो नैतिकता होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि सामने वाला उसके साथ में कैसा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी तो बात नहीं हुई, यहाँ पर कहीं ना कहीं नियम की बात हो रही है। तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लॉरेंस कॉल्बर्ग की 4th स्टेज है और कौन सा लेवल है, कन्वेंशनल लेवल है, ठीक है, पारंपरिक स्तर है, जिसमें कि जो बच्चा होता है वो क्या कहते हैं, नियम फिक्स है, बिल्कुल नियम को नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है, नियम समाज की भलाई के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, तो इस तरीके की वो नैतिकता प्रदर्शित करता है। तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए, उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। देखिए नकल जब बच्चा करेगा तो वहाँ पर वो एक्टिव नहीं होता है, अपने ज्ञान का निर्माण नहीं करता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को बस माइंड में भर रहा होता है, ठीक है, नकल कर रहा होता है। तो ये क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। नकल जो है नहीं कराना है बच्चों को, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर फोकस करना है, ठीक है, बच्चा खुद जो है चीज़ों को सीखे, एब्जॉर्व करे, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उस पद्धत कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना। देखिए फिर तो बच्चा हर एक कार्य को छोड़ देगा जो उससे नहीं हो पाएगा, नहीं, हमें क्या करना है, उसको कार्य करने के लिए धीरे धीरे जो है उस चीज़ को उसको सिखाने हैं, प्रोसेस, ठीक है, अलग अलग वे में सिखाना है। ऐसा नहीं कि हम कह दें कि नहीं उस कार्य को ही छोड़ दो, तो ये कहना तो गलत हो जाएगा। प्रश्न से संबंधित संकेत देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बट हम 4th ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए, यानी बच्चा पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है और हम उसे अस्पष्ट निर्देश देके प्रश्न को और जटिल बना दे और कठिन बना दे, तो ये तो कहीं भी जो है बच्चे की भलाई की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर 3rd ऑप्शन करेक्ट है, यानी जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जहाँ पर किसी भी तरीके की उसको समस्या आ रही है, वहाँ पर हम क्या करें, उसको थोड़ी सी हेल्प दे दे, संकेत दे दे, किसी तरीके का इशारा दे दे, ताकि बच्चा खुद उन चीज़ों को सीख जाए, ठीक है। जैसे कि जब हम स्टार्टिंग में साइकिल चलाना स्टार्ट करते तो ऐसा थोड़ी कि हमको साइकिल चलाना आती है, बट जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पीछे से पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, हम लोग खुद साइकिल चलाना सीख जाते, तो उन्होंने क्या की, हमें थोड़ी सी हेल्प की, संकेत दिया, इशारा दिया, ठीक है। तो यही चीज़ बच्चे के साथ में भी करनी है जब बच्चा किसी चीज़ को सीख रहा है। इसको जो ले वाइगोस्की वो क्या बोलते हैं, स्केप फोल्डिंग बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। और इस बार जो 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें नया वर्ड दे रखा था आलम्बन, ठीक है, तो इसलिए आप लोग इंग्लिश में ही याद करिएगा, स्केप फोल्डिंग। जब भी संकेत और इशारे की बात हो तो वहाँ पर क्या होगा, स्केप फोल्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ले वाइगोस्की का नाम नहीं दिया आपको, बट कहीं ना कहीं उन्हीं के थ्योरी से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए ले वाइगोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। देखिए सामाजिक पृथक्करण की बात नहीं करते हैं, समाज से अलग करने की बात कभी भी ले वाइगोस्की नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये तो समाज से इंटरेक्ट करके सीखने की बात करते हैं। बच्चा क्या करता है, समाज से अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है, ठीक है, अलग होके कोई भी व्यक्ति नहीं सीख सकता, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है, एक सामाजिक प्राणी, अरस्तु भी कहते हैं एनर्जी सोशल विंग, यानी मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा आपका। यहाँ पर कंठस्थीकरण यानी याद करना, तो ये जो भी कंस्ट्रक्टिव रचनावाद से संबंध रखेंगे वो कभी भी रोट मेमोराइजेशन, कंठस्थीकरण, याद करने को बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है।
तो 2 ऑप्शन आपके हो गए हैं बाहर। निष्क्रिय अनुकरण आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव नहीं होगा। ये लोग बच्चे को एक्टिव मानते हैं। अनुकरण, नकल करना, रट कर याद करना, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये किसकी बात करते हैं? कल्चरल टूल की बात करते हैं, सांस्कृतिक उपकरण की बात करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी थ्योरी का ही नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर पृथक्करण दे रखा था, अलग करने की बात कर रखी थी, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग करके बच्चा क्या करता है? चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जब भी लेव वाइगोस्की की बात हो, आप 3 चीज़ ध्यान में रखिएगा। SCL, ये किसकी बात करेंगे? समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके कल्चर संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसकी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन तीनों की बात कौन करते हैं? लेव वाइगोस्की करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देता है? देखिए, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है ये किसको केंद्र मानती है? विद्यार्थी को, ठीक है। यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है, बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अभिभावक को नहीं मानती है ये केंद्र में, ये बच्चे को केंद्र में रखती है, ठीक है। बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग उसको जो चीज़ें प्रोवाइड की जाए उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है ये किस पर फोकस करती है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे, बाल केंद्रित शिक्षा पे। तो अध्यापक आपका यहाँ पर नहीं होगा, परीक्षाएं तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन गलत है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? देखिए, जो अहमद है, ठीक है, वो यहाँ पर काउंसलर बनना चाहता है, ठीक है। यानी दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, दशा को समझना चाहता है। तो इसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होगी, ठीक है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि अंतः वैयक्तिक बुद्धि होगी। क्योंकि ये क्या कर रहा है यहाँ पर, जो है दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, दशा के बारे में समझ रहा है, ठीक है। तो दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, दशा के बारे में जब भी समझने की बात हो तो वहाँ पर क्या होगा? आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेशनल हाईवे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। यानी जो अहमद है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो है मनोपचारक बनना चाह रहे हैं, यानी दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, दशा को समझना चाह रहे हैं। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। प्रकृतिवादी आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये लोग तो प्रकृति के बारे में जो है काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। प्रकृति की किस तरीके से जो है पेड़ पौधों की देखभाल करनी है, ठीक है। जो प्रकृति से चीज़ें जो हमें मिली है उनको लेकर के ये लोग काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। इनको जो है देखभाल करना, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें जो है इनको पता होता है, ठीक है। स्थानिक बुद्धि उनके अंदर होगी। जैसे जो लोग वास्तुकार होते हैं, मूर्ति वगैरह डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो उनको पूरा पता होता है किस तरीके से डिज़ाइन करना है। घरों के जो लोग नक्शे बनाते हैं तो इनके अंदर कौन सी होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। संगीत में बुद्धि देखिए, जैसे कि लता मंगेशकर होगी, जिनको कि पता है सुर, लय, ताल किस तरीके से जो है मैच करने, किस तरीके से जो है क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन लोगों के अंदर आती है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया? मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने, ओके। और देखिए, अगर NCERT की बात करें तो उसमें 8 प्रकार जो है दिया हुआ है। नेक्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण। देखिए, समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण ये कहना गलत है, ठीक है। हमें अलग अलग तरीके के समूह का निर्माण करना है। मतलब कि जैसे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर जो है 90+ जो बच्चे ला रहे हैं सिर्फ हम उन्हीं को एक समूह में भर दें, नहीं, हमें मिक्सअप, ठीक है। एक 90+ वाला बच्चा, एक एवरेज बच्चा, ठीक है, सभी बच्चों का जो है यहाँ पर समूह बनाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम समान योग्यता वाले बच्चों का समूह बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना। देखिए, केवल वर्ड क्या होता है? निगेटिव होता है। और हमें निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना है, नहीं, हम बच्चे को ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो चीज़ें बना दी गई हैं आप उन्हीं को फॉलो करिए, नहीं, बच्चा खुद से भी चीज़ों को सीखे, उसको उस चीज़ के अवसर देने, ठीक है। खुद भी क्वेश्चन करे, खुद भी पूछे, इन चीज़ों के बारे में जाने। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोगों को प्रतिबंधित करना।
प्रतिबंधित नहीं करना है, ठीक है, इसको बढ़ावा देना है, इनक्रेज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम रोक दे, बच्चा चर्चा ही नहीं करे, तो इससे तो बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमने अभी आप लोगों को बताया कि हमें क्या करना है, एक क्लासरूम में विविध अभ्यर्थियों के समूह बनाना है। एक एवरेज बच्चा भी हो, एक 90+ वाला बच्चा भी हो, ठीक है, एक डिसेबल बच्चा भी हो, मतलब अलग अलग विद्यार्थियों के जो है एक साथ, ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के समूह बनाने हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वो क्या कर रहा है। जैसे कि आपने अक्सर करके देखा होगा, क्रिकेट से हमेशा ही लड़कों को रिलेट किया जाता है कि लड़के ही क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो किसने बनाया है, हमारे समाज ने बनाया है, ठीक है। जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, लैंगिक रूढ़िबद्धता है कि लड़के रोते नहीं, लड़कियां ही रोती हैं, लड़कियां घरों के काम करती हैं, लड़के बाहर के काम करते हैं, तो ये किसने क्रिएट किया हुआ है, हमारे समाज ने ही। और हमने क्या किया हुआ है, हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वही चीज़ें देखी हुई है, ठीक है। तो वही चीज़ें हमारे अंदर भी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, ठीक है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को। तो टीचर क्या कर रहा है, लड़कों को यहाँ पर कह रहा है कि लड़के ही जो है क्रिकेट खेलते हैं, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे रहा है, लड़कियों को नहीं दे रहा है। तो टीचर क्या कर रहा है यहाँ पर, जेंडर स्टीरियोटाइप प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, ये चुनौतियों को कम नहीं कर रहा है, वो बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। टीचर यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, नहीं, ये नहीं होगा आपका। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है, तोड़ नहीं रहा है टीचर, यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका पालन कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए, परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। देखिए, कभी भी विद्यार्थी के अंक के आधार पर उसका समूह नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर हीन भावना आती है। बच्चों को लगता है कि जिस बच्चे के कम नंबर आया है उसको लगता है कि अरे यार, मैं तो मतलब कुछ सीख ही नहीं पाया, मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें विभिन्न अभ्यर्थियों के समूह बनाना है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। प्रत्येक बच्चा सफल हो सकता है अगर हम उसको जो है एज पर नीड एजुकेशन दें, यानी बच्चे की जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें उसको प्रोवाइड करें, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हर बच्चा जो है सीखने के लिए जिज्ञासु होता है, हर चीज़ों को सीख सकता है। तो ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम फेल होता है, बच्चा फेल नहीं होता है, सिस्टम फेल होता है। सिस्टम कहीं ना कहीं बच्चे की ज़रूरत, आवश्यकताओं को, ठीक है, रुचि को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए जो बच्चा है वो फेल हो गया, ठीक है। विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। देखिए, वर्गीकरण नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों का कभी भी, ठीक है, उनके वो भी सामाजिक आर्थिक नहीं, हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। जैसे कि हमारे जो भारत है, ठीक है, इसमें अनेक समाज, संस्कृति, धर्म, भाषाई विविधता है, तो ये क्या है, हमारे लिए एक साधन है, ठीक है। हम अलग अलग कल्चर से अलग अलग तरीके की चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, अलग अलग भाषाओं के बारे में हमें जानने को मिलता है, तो ये क्या है, संसाधन है, एक एसिड है। तो उनका वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। मानकीकृत पाठ्यचर्या का आकलन की विधियों को अपनाना, मानकीकृत का मतलब हो गया बिल्कुल फिक्स्ड, ठीक है। जो पाठ्यचर्या वो क्या करते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, विद्यार्थी की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसमें चीज़ों को चेंज कर दें, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, केवल सत्र के आरंभ में। देखिए, सत्र के आरंभ में नहीं किया जाता है, जो रचनात्मक आकलन है यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये पूरे सत्र के दौरान किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसी टाइम उसका असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और देखिए, केवल सत्र के अंत में, आरंभ में जब भी बात हो तो ये ऑप्शन नहीं होगा। केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे, नहीं, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए होता है, ठीक है। और जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। केवल वैसे भी आपका निगेटिव वर्ड होता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। देखिए, इसमें तो बच्चा सिर्फ एक ही आंसर बताएगा, ठीक है, इसमें
कई आंसर नहीं दे पाएगा वो। अगर उसको पता होगा तो बता देगा, नहीं पता होगा तो नहीं बताएगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। जब भी क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो, समालोचनात्मक चिंतन की बात हो, तो हमें उस ऑप्शन की तरफ जाना है जहाँ पर बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए। ठीक है, जैसे कि बच्चे से हाउ वाले प्रश्न पूछे, कैसे वाले प्रश्न पूछे, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें वो कई आंसर बताए। भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें भी बच्चा एक ही आंसर देगा। ठीक है, जो डेट उसने रटी होगी या फिर जो है पढ़ा होगा, अगर उसको याद होगा, पता होगा तो बता देगा, नहीं पता होगा तो नहीं बता पाएगा। तो इसमें तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग सामने नहीं आई, तो ये भी नहीं होगा। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, देखिए तीनों क्या है, वन लीनियर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बच्चे को एक ही ऑप्शन बताना है, तो ये तीनों नहीं होंगे आपके यहाँ पर। आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे, ठीक है, या फिर कैसे सुलझाएंगे, तो ये बात जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। जब भी समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो तो हमें उस ऑप्शन की तरफ जाना है जहाँ पर विभिन्न तरीके से सोचने की बात की गई हो। ठीक है, हाउ वाले क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर देखिए बच्चा क्या करेगा, अपने आसपास में जाएगा, ठीक है, देखेगा कि जो पानी की कमी है, एब्जॉर्ब करेगा चीज़ों को कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हर बच्चे का अलग अलग आंसर होगा, बच्चा खुद का माइंड यहाँ पर यूज करेगा, एक्टिव होगा बच्चा और अच्छी तरीके से चीज़ों को बताएगा। बच्चे की थॉट के बारे में यहाँ पर हमें पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है, विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सम्मान। ठीक है, सही बात है, बट हम तीन ऑप्शन भी चेक करेंगे। आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण नहीं, मानकीकृत परीक्षण नहीं, फ्लेक्सिबल परीक्षण चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्रीय विद्या नहीं, अब तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात होती है, बाल केंद्रित शिक्षा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो गए बाहर। विद्यार्थियों को नामकीकरण, लेबलिंग और पृथककरण, तो देखिए जब भी लेबलिंग यानी थप्पा लगा देना, एक तरीके से रैंकिंग कर देना उनकी, ठीक है, तो नहीं होगा। आपका पृथककरण यानी अलग थलग करने की बात जब भी विद्यार्थियों की आए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, विविधता और व्यक्ति विभिन्नताओं के लिए समान यानी सम्मान। ठीक है, यानी विविधता, विविधता को हम क्या करें, महत्व दे, अलग अलग जो संस्कृति, समाज, धर्म के बच्चे हैं उनको क्या करें, हम सम्मान करें, उनको एक एसेट, संसाधन के रूप में देखें। और बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, हर बच्चा अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। हो सकता है वो एग्ज़ाम में अच्छा ना करे, उसका रिजल्ट अच्छा ना आया हो, बट हो सकता है उसके अंदर कोई और स्किल अच्छी हो, ठीक है, वो किसी और फील्ड में अच्छा कर जाए। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हमें क्या करना है, इसका सम्मान करना है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बच्चे जो है रिजल्ट उनका अच्छा नहीं आता है, बहुत ही कम नंबर आते हैं, बट वो दूसरे फील्ड में अच्छा कर जाते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। बट पेरेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स नंबर पे फोकस करते हैं कि नहीं मेरे विद्यार्थी के पड़ोसी के तो 90 आ गए, मेरे जो बेटा या फिर बेटी है उसके तो 80 ही आए। तो हमें नंबर पे के पीछे नहीं भागना है, बच्चे की स्किल कितने डेवलप हो रही है, ठीक है, इस चीज़ को देखना है। नहीं तो ऐसे तो बच्चा फिर कंपटीशन ही करता रह जाएगा। नेक्स्ट है, पठन वैफल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है। पठन वैफल्य का मतलब क्या हो गया, यानी बच्चा जो होता है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। एक प्रकार का जो है पठन वैफल्य उसको कह सकते हैं। जैसे जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वॉच को शार्प पढ़ता है, ठीक है, 12 को 21 वो पढ़ सकता है, यानी चीज़ें उसको क्या करती है, रिवर्स दिखाई देती है। अब जो बच्चा पढ़ेगा गलत वो लिखेगा भी चीज़ों को तो गलत ही है ना। तो भावात्मक नियमन से नहीं, शारीरिक समन्वयों से, देखिए ये भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, लिखित वस्तु के बोध से। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया से, देखिए ऐसा नहीं कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया वो बेहतर तरीके से कर पाएगा। ठीक है, शारीरिक समन्वय, ऐसा नहीं कि उसका जो है शारीरिक एक्टिविटी सही नहीं होगी, ये भी अच्छी तरीके से कर पाएगा। बिल्कुल एवरेज बच्चे के अंदर भी पठन वैफल्य हो सकता है। तो तीन ऑप्शन तो आपके यहाँ पर गलत होंगे। भावनात्मक रूप से भी बच्चा ठीक जो है महसूस कर सकता है, तो ये भी तीन ऑप्शन हो गए बाहर। लिखित विषय वस्तु के बोध में, ठीक है, अगर आप जिस बच्चे को पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया है, अगर उसकी कॉपी को देखेंगे तो उसने जिस तरीके के वर्ड को लिखा है, जैसे कि बच्चा क्या करेगा, ऐसे में वॉच को सा लिख सकता है वो, क्योंकि उसको चीज़ें रिवर्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, 12 को 21 लिख सकता है वो। तो जब आप इसकी कॉपी को देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को डिसलेक्सिया है, बच्चा किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। जैसे कि आपने देखी होगी एक मूवी तारे ज़मीं पर, उसमें अगर आपने देखी तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि वहाँ पर जो ईशान अवस्थी थे उनको यही वाली प्रॉब्लम थी, डिसलेक्सिया की। ठीक है, बाद में जिसको आमिर खान आकर के ठीक करते हैं। नेक्स्ट है
यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, निगेटिव ऑप्शन हमें यहाँ पर पूछ रखा है। अब देखिए, श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा दृष्टिबाधित है, देख नहीं पा रहे, तो जो चीज़ें हमने लिखी है उसकी क्या करते हैं, व्याख्या कर दे, तो बच्चा समझ जाएगा चीज़ों को। तो ये तो करना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पूछा है किससे बचना चाहिए। स्पर्शग्राही मानचित्र देना, यानी जो बच्चा दृष्टिबाधित है, देख नहीं पा रहा है चीज़ों को, उसके लिए हम क्या करें, विजुअल जो चीज़ें स्पर्श करने वाले, जैसे कि ब्रेल लिपि हो गया, ठीक है, वो चीज़ें उसको प्रोवाइड करें, तो इससे भी बच्चा सीख पाएगा। तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति दे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब बच्चा चीज़ों को बच्चा चीज़ों को नहीं देख पा रहे, तो ऐसे में ब्रेल लिपि हो गई, ठीक है, जिन चीज़ों को टच फील कर सकता है, या फिर हम क्या करें, बच्चों को ऑडियो जो मशीन होती है वो ला करके दे एक तरीके से। 1 मिनट, मेरे माइंड में अभी श्रवण बाधित वाला चल रहा है, सॉरी। ठीक है, मतलब कि जो एक तरीके से जो ऑडियो होती हैं चीज़ें, वो ला करके बच्चों को दो, इसमें कि बच्चा सुन के चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो दृष्टिबाधित छात्र है उसके लिए हम चीज़ें कर सकते हैं, यानी उसको ब्रेल लिपि ला करके दे सकते हैं, जो चीज़ें टच एंड फील करके सीख सकता है उसके सामने व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो बोलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि बोलने वाली अब तो बुक्स भी आती हैं, ठीक है, तो वो ला करके बच्चे को दें ताकि बच्चा सीख सके उन चीज़ों से। तो ये तीनों बातें तो हो गई सही। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है किसके प्रयोग से बचना चाहिए, तो यहाँ पर फोर्थ के ही प्रयोग से बचना चाहिए, यानी अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना नहीं। बच्चे जब देख ही नहीं पा रहा, तो ऐसे में सिर्फ उससे लिखित परीक्षण लेने का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं निगेटिव पूछ रखा, और इस तरीके के ऑप्शन में अक्सर जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शनों को प्लीज़ ध्यान से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है। ठीक है, फिर से नहीं पूछा है। औसत से अधिक बुद्धि स्तर, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा गिफ्टेड होता है उसका क्या होता है, एवरेज से जो बुद्धि स्तर होता है वो उच्च होता है। ठीक है, यानी कि बच्चे की जो IQ है 140 प्लस हो सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो होगा, तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि पूछा है कि कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है। ठीक है, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता होती है। कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, बिल्कुल सही बात, इनके अंदर उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा स्तर भी होते हैं। तो तीनों बातें आपकी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता के बारे में दे रखी है। यहाँ पर एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो IQ होती है 140 प्लस होती है, इसके साथ साथ समस्या समाधान कौशल जो है उच्च होता है, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है, इनके अंदर कौशलों पर निपुणता होती है, चीज़ों को बहुत तेज़ी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्किल इनकी अच्छी होती है। तो गिफ्टेड चाइल्ड बच्चों की विशेषता यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, बट यहाँ पर क्या पूछा है, गिफ्टेड चाइल्ड की विशेषता क्या नहीं है। तो ये तीनों तो हैं, तो ये तीनों ऑप्शन आपके हटेंगे। यहाँ पर जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, यही जो है गिफ्टेड चाइल्ड की विशेषता नहीं होती है, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जानकारी को बहुत ही तीव्र गति से ग्रहण करते हैं। जो एवरेज बच्चा किसी काम को 10 मिनट में सॉल्व कर रहा है, तो ये गिफ्टेड चाइल्ड उसी काम को 2 मिनट में 5 मिनट में सॉल्व कर लेगा। ठीक है, क्योंकि गिफ्टेड चाइल्ड है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लग रही हो, थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ओके। और आपके कितने स्कोर हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।